नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी जानते हो कि यूजीसी नेट के आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, सेंटर भी आ चुके हैं आपके। तो दोस्तों उसी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें हम एक डीआई टॉपिक हम कर चुके हैं। डीआई के बारे में हमने अच्छे से डिटेल बातें की हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो करने से पहले हम बात कर लेते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो आपके जनवरी 2026 के अंदर एग्जाम हुआ था, दिसंबर वाला, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बस चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश कीजिए साथ के साथ कि आपके ठीक कितने हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्की सी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की बात करूँ तो इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस। बात करें एड्रेस की तो दोस्तों ये है DSS 49 ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नियर लेमन ट्री होटल, हिसार। इसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। इसके अलावा आपको कोई डिटेल चाहिए तो नीचे लाइन भी चल रही है, इन पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा, बाकी नंबर आपको यहाँ भी शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइएगा करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बस ध्यान से देखिएगा, चीजों को करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके करना है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ही, क्योंकि सारे ही आपके कब के हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, जनवरी 2026 में जो दो आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यही हैं। ठीक है, आइएगा करते हैं बात। ये कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात करें तो मतलब क्या होता है कि बच्चा खुद अपनी मर्जी से चीजें करना चाह रहा है। ठीक है, अपने आप डायरेक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो देखिएगा, इसकी जब हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दिया है कि निष्क्रिय शिक्षा मतलब पैसिव लर्निंग होगी यहाँ पे। तो आप कहोगे सर पैसिव तो नहीं होती, कैसी होती है ये? तो आप कहोगे सर ये होती है हमारी कैसी, एक्टिव। एक्टिव लर्निंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है शिक्षा का विस्तार। तो शिक्षा का विस्तार होता है बिल्कुल जब आप सेल्फ डायरेक्टेड चीजें कर रहे हो, तो वहां पे आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी क्या कि यहाँ पे शिक्षा का विस्तार भी होगा जब बंदा खुद अपने आप में क्या कर रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना। तो बिल्कुल ये काम होता है, शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता है, वो चीजों को खुद करने की कोशिश करता है। इसके बाद करूँ शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्या ये होता है? तो आप कहोगे सर ये तो नहीं होता, क्योंकि जब हम बात करें टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड की बात करें तो क्या होता है ये वो अप्रोच होती है जहां टीचर अपने हिसाब से काम कराते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लर्नर सेंटर की बात हो रही है, तो ये आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, तो आप कहोगे बिल्कुल होती है। समय निरीक्षण होता है, खुद वो आप काम करता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसिव ना होके क्या होगा, एक्टिव, एक्टिव होगा ये। ठीक है, तो पहला गलत होगा आपका। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला गलत, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो गए। इसके बाद ये दो बचे हैं आपके पास। अगला देखें तो बी हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल है बी। उसके बाद बात करूं क्या सी इसके अंदर आएगा, तो बी के बाद सी भी आएगा। इसके बाद ई की जब मैं बात करूं तो ई भी आएगा। तो आपका आंसर साफ साफ नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पैसिव लर्निंग की बात करूं तो यहाँ पे देखो ये चीज आपकी गलत दे रखी है, क्योंकि जब स्टूडेंट खुद सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो दोस्तों वहां पे पैसिव नहीं एक्टिव होगा। तो यहाँ पे एक्टिव लर्नर की बात होगी। ठीक है, शिक्षा का विस्तार होगा, ये बात भी सही है, क्योंकि वो खुद करने की कोशिश करेगा यहाँ चीजों की। नेक्स्ट करता हूँ, शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना। तो शिक्षा की जिम्मेदारी भी वो खुद लेता है, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड होता है, खुद के द्वारा निर्देशित होता है वो। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ समय निरीक्षण, तो खुद का निरीक्षण भी वो कर सकता है, मॉनिटरिंग भी करता है खुद की। तो ये सारी की सारी चीजें इसके साथ थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों आपको। क्या बात कर रहा है ये देखिएगा, ये बात कर रहा है आपकी किसकी? तो देखिए, कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, इनकी बात कर रही है। कैसी कैसी? कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड एकेडमिक एंड सोशल एंड इमोशनल लर्निंग की ये बात कर रहा है। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं आपके, उनकी बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी। तो देखो, सेल्फ मैनेजमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस भी आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि किसकी बात कर रहा है ये? कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या? सहयोगात्मक चीजें करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें देखो तो सोशल एंड इमोशनल चीजें भी ऐड है, तो मतलब यहाँ पे खुद भी मैनेज कर सकता है वो चीजों को। सेल्फ अवेयरनेस भी उसके अंदर है। यदि मैं बात करूं सोशल अवेयरनेस, तो बिल्कुल है, क्योंकि समाज की वो बात कर रहा है।
बात करें हम रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, तो अब वो खुद की जिम्मेदारी भी लेने का काम करता है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? 2। इसके बारे में हम हल्की सी बात करते हैं, ये आपके सामने इसके बारे में है क्या देखिएगा। इसको याद करने का तरीका है 3S 2R। 3S का मतलब क्या है दोस्तों? सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, ये 3। उसके बाद हम बात करते हैं डबल आर। डबल आर का मतलब क्या है? रिलेशनशिप स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग मतलब जिम्मेदारी का निर्णय लेना होना चाहिए आपके अंदर। और तभी आप क्या कर सकते हो? तो तभी आप कर सकते हो कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यदि फिर भी एग्जाम में आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सारे 2026 के हैं दोस्तों, ध्यान से करते जाइए, बस चीजों को पोज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए क्या हमारा ठीक होता है या नहीं। ठीक है, आइएगा बात करते हैं। ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपको सही और गलत के बारे में बात करनी है। तो सही और गलत की जब मैं बात करूं तो देखिए, पहला हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ये? हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को सख्त अनुशासन बनाए रखने वाला होना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, जब मैं दोस्तों कभी भी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में गया हूं, तो वहां पे क्या स्ट्रिक्ट चीजें होती थी? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल फ्री हुआ करते थे। तो पहला आपका गलत होगा, एक काट दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चीज, हायर एजुकेशन में शिक्षक अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या करता है? बच्चों को प्रेरित करने का काम करता है। मतलब बी तो आएगा, तो बी आएगा, तो मतलब ये भी कट गया, तो आंसर आपका क्या नजर आ रहा है आपको? 2। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार। हायर एजुकेशन में शिक्षकों को किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि यदि आप टीचिंग एड्स यूज नहीं करते हो, टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये चीज आपके लिए गलत है ना? ऐसा नहीं करना, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों का यूज करना है। तो मतलब ये नहीं हो सकता आपका, तो देखो अपने आप ही सी कट गया। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। हायर एजुकेशन में शिक्षकों को कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये बात भी गलत है, क्योंकि हायर एजुकेशन में टीचर उनको आगे की डायरेक्शन भी देते हैं कि बेटा आगे आपको इस तरीके से काम करना है, ये चीजें करनी है, तो हम बाहर बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन में शिक्षक को खूब पढ़ाने वाला और विषय से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेने वाला होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? 2। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही है सारी की सारी। अब देखो, जो आपका सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये आपकी क्वेश्चन कौन से हैं? तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपके इन्वायरमेंट से, जो आप देखते हो उन सभी से। और फिर कहता हूं ये चीज ध्यान रखनी है, टीचिंग से क्वेश्चन हमेशा वो बनेंगे जो आपके अंदर सारे के सारे टीचिंग की क्वालिटीज होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, यदि मैं चाहता हूं कि पहले वाली चीजें आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, अब देख लो ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यदि चीजें अच्छी आपको अच्छी लग रही है तो ध्यान रखनी है। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या है? हायर एजुकेशन में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। टीचर क्या क्या करता है? स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहन करता है, आपको सब आगे बढ़ाने का काम करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, अनकरेज करता है, मतलब आगे बढ़ाने की चीजें कर रहा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें, तो ये बात भी होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में आपको मैक्सिमम चीजें यूज करनी है, किसमें? टेक्नोलॉजी की भी। आगे बढ़ते हैं, रिसर्च और एकेडमिक चर्चाओं को शामिल करना चाहिए, तो ये भी हायर एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं तो क्लासरूम के बाहर भी छात्रों का मार्गदर्शन टीचर को करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, वो एक हायर एजुकेशन में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आजकल तो आपकी यूजी के पीजी के अंदर और आप कॉलेजेस में हो तब भी इन चीजों का यूज करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीजें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों आगे आगे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई चीज ना समझ में आए उस पर भी आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। आइए, शिक्षण की उपयुक्त सिद्धांत का चयन करें। आपको शिक्षण जब टीचिंग कर रहे हो दोस्तों, तो टीचिंग करते टाइम आपके कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब जब मैं बात करूं टीचिंग की, तो यहाँ पे दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं तो हमें साफ साफ पता है, पढ़ाते टाइम एक टीचर के अंदर कुछ चीजें होती हैं, और वो होनी भी जरूरी है। कारण क्या है? क्योंकि ये यदि आपके पास प्रिंसिपल है तो आप क्लास के अंदर बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो। पहली बात करते हैं, ये बात कर रहा है किसकी? तो आप कहोगे सर ये बात कर रहा है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बात कर रहा है सरल से जटिल की ओर। तो बिल्कुल दोस्तों, जब सरल से जटिल की बात करें तो आपका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर ने जब भी आपको पढ़ाया है सबसे पहले वो चीजें पढ़ाई हैं दोस्तों जो आपको आती है, आसान है। इसके बाद दूसरी जब मैं बात करूं जटिल, तो जटिल पे उन्होंने जोड़ने का काम क्या किया? जो आपको नहीं पता उन चीजों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूरल टू अर्बन। दोस्तों जब मैं इनकी बात करूं, इसकी रूरल टू अर्बन की,
तो दोस्तों ये आपका कभी भी आपने टीचिंग एड्स के अंदर आपने यूज नहीं किया होगा, प्रिंसिपल में कभी यूज नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि रूरल में और यदि मैं बात करूं अर्बन में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वही टीचर वहां पढ़ाते हैं, वही वहां पढ़ाते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ। बात करूं नेक्स्ट की जब हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, मूर्त से अमूर्त। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त का? तो आप साफ साफ एक बात कहोगे सर, ये वो चीजें हैं जब आप किसी को कोई चीज दिखा के कर रहे हो, ठीक है। पहले हमने दिखाया ए फॉर एप्पल, क्या आज हम दिखाते हैं बच्चे को? नहीं। और उन्हीं चीजों से हम चीजों को जोड़ते जाते हैं धीरे धीरे आगे, तो वही चीज इसके अंदर है दोस्तों। तो ये बात भी आपकी सही है, मतलब ए सही है, सी सही है। ए और सी कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? तो आप कहोगे सर ए और सी इसमें भी है और इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस। जब मैं इसकी बात करूं दोस्तों, एनालिसिस टू सिंथेसिस, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर चुके हैं क्या, कि हमें पहले चीजों को तोड़ तोड़ के बच्चों को समझाना है और लास्ट में पूरे को एक करके बच्चे को समझाना है। तो इसका मतलब ये चीज भी आपको देखने को मिलती है टीचिंग के अंदर, तो ये भी सही है आपका। लो आईक्यू टू हाई आईक्यू, तो इसकी कोई बात नहीं होती दोस्तों, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है? आप कहोगे ए सी एंड डी, तो ए सी एंड डी, तो ये दोस्तों आपका आंसर रहा। ठीक है, देखिएगा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। जब आप टीचिंग कर रहे हो, क्लास में पढ़ाने जा रहे हो दोस्तों, तो आपके अंदर कुछ टीचिंग के प्रिंसिपल है जो होने चाहिए, और वो सारे के सारे मैं यहाँ लेके आया हूँ, और देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करूं तो किसकी बात कर रहे हैं? नोन टू अननोन, मतलब पहले बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए जो उसको आता है, और फिर हम उसको कनेक्ट कर देंगे किससे? जो उसको नहीं आता। तो धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करूं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये बात हम कर चुके हैं, सरल से कठिन की ओर जाएंगे हम। ये प्रिंसिपल ध्यान रखना है आपको, पहले बच्चे को वो पढ़ाइए जो उसको आता है, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त। पहले चीजों को दिखाओ, बाद में जो वो नहीं जानता, नहीं देखी वो चीज, उनके साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, पर्टिकुलर टू जर्नल। पर्टिकुलर टू जर्नल की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है इंडक्टिव अप्रोच जो होती है आपकी, जिसमें पहले बच्चे को एग्जांपल्स दिए जाते हैं और फिर उसको एक थ्योरी के रूप में बातें बताई जाती है। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, कि हम सामान्य से कहा जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मतलब जो उसके दिमाग में चल रही है चीजें, उन्हीं के साथ आपको लॉजिक के साथ कनेक्ट करके बच्चे को बता देना है। तो मतलब ये बात भी ठीक ठाक है आपकी। एनालिसिस टू सिंथेसिस ये हम कर चुके हैं, बच्चे को पहले तोड़ के समझाइए फिर जोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम इंपेरिकल टू रैशनल। बात क्या है ये? इंपेरिकल की बात करूं तो अनुभव से चीजें जुड़ी हुई हैं आपकी। अनुभव यदि आपके पास हो तो उस अनुभव को तर्क के माध्यम से बच्चे को जोड़ के पढ़ाने का काम यहाँ किया जाता है। आगे बढ़िएगा, फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका मतलब क्या है दोस्तों? पहले बच्चे को कंप्लीट नॉलेज दे दीजिए एक बार, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो, और धीरे धीरे उसको ऐड करते जाइएगा। कैसे? पहले मैंने होल बता दिया कंप्लीट, ये ओवरव्यू है, फिर मैं क्या करूंगा, उसके एक एक टॉपिक को उठाते हुए बच्चे को समझाता जाऊंगा, और बच्चे को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और लास्ट में फिर एक बार हम क्या कर देंगे, उसका जर्नलाइजेशन, सामान्यकरण हम कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रॉम नियर टू फार, मतलब पहले आपको बच्चे को वो सिखाना है जो उसके आसपास में है, उसके बाद हम किससे जोड़ देंगे? जो उससे दूर है। तो ये सारे के सारे आपके टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल है दोस्तों, आगे भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चीजों को जरूर शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बात करते हैं सबसे पहले, आइएगा, पहली बात क्या कर रहा है? टू फ्रॉम, छात्रों में पक्के विश्वास को पैदा करना। विश्वास को पैदा करना, विश्वास कैसे पैदा होता है बच्चों के अंदर? कैसे? तो आप कहोगे सर ये पैदा होता है इंडोक्ट्रिनेशन से। ये इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है दोस्तों? ये कुछ ऐसी बातें होती है जो पहले से ही जो चल रही है समाज के अंदर, और जिन पे हम बिना क्वेश्चन उठाए विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि आप जन्म लेते हो तो उस टाइम आपकी जो दिमाग है बिल्कुल ब्लैंक होता है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उस पर लिखा जा सकता है, और आपको हमेशा वो चीज दिमाग में रहेगी। तो ये उसी की बात करता है। तो इससे चेंज क्या हो सकता है दोस्तों अपना? तो चेंज हो सकता है हमारा इससे क्या? विश्वास पक्का हो जाएगा, और आप उसी चीज में विश्वास करना शुरू कर दोगे। तो उसी को बोलते हैं हम क्या? इंडोक्ट्रिनेशन। और ध्यान एक चीज और रखनी है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ये बी है दोस्तों, ये सब में ए लगा है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। आइएगा बात करते हैं इसमें, उनके व्यवहार और आचरण में हमें डालने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो व्यवहार और आचरण, मतलब बात करूं बिहेवियर एंड कंडक्ट को सेव करना है आपको, तो क्या चीज होगी? तो किसी का आपको व्यवहार चेंज करना है तो उसको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप होंगी, वो अपने आप चीजों को चेंज कर जाएगा।
इसके बाद यदि मैं बात करूं सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, जब चीजों को सीखना है तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या होती है, तो आप कहोगे सर कंडीशनिंग, कंडीशन लगा दो, जैसे पावेल ने लगाई थी, बात करेंगे उसकी हम आगे। ज्ञान के नेतृत्व करना, ज्ञान के साथ नेतृत्व मतलब जब भी आपको ज्ञान दिया जाएगा तो टीचर आपको हमेशा क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं। तो दोस्तों जो आपका आंसर है देखिएगा, पहले की बात करूं तो 2 होना चाहिए, पहले का 2 कहीं है, बिल्कुल है, इन दोनों में है। आगे बढ़ूं तो बी का है हमारे पास 3, तो बी का 3 एक ही जगह है दोस्तों, तो आंसर आपका क्या बनेगा 3। उम्मीद करता हूं बात समझ आई है। हल्की सी एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं, देखिएगा। जब हम बात करें इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाता है। जब हम इसकी बात करें तो सीखने और समझने को बढ़ावा देता है ये। और इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर लेक्चर है, एक्सप्लेनेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब चीजों को जब सिखाया जा रहा है क्लास में, एक टीचर जब आपको सिखाता है तो हमेशा पहले दी जाती है इंस्ट्रक्शंस, उन्हीं के माध्यम से आप क्या करते हो, चीजें को सीखने का काम करते हो। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं क्या, इंडोक्ट्रिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से है क्या। ये क्या करता है, ये बिना किसी सोचे समझे या बिना सवाल उठाए मान्यताओं को स्वीकार कर लेता है, जो भी चीज पीछे से बताई जा रही है सारी की सारी उनको ये विश्वास करके मान लेता है। इसके बाद इसमें सवाल पूछने का कोई मतलब डिसकरेज होता है, मतलब क्वेश्चन ही नहीं पूछता बच्चा, जो चीजें बताई जा रही है सारी की सारी उन्हीं पे विश्वास करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के रूप में देखें तो किसी सिद्धांत के बिना भी किसी के सच मान लेना, मतलब आपके पास कोई उसका रूल नहीं है, कहीं चीज वो लिखी नहीं हुई है और फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको सही मान के काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कब देखी आपने, तो कहोगे ट्रेनिंग हम जब करते हैं सर जब हमें कोई भी स्किल डेवलप करनी है, अपने अंदर स्किल आपको अच्छी करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग। मेरे को गाड़ी सीखनी है तो गाड़ी के लिए भी क्या है स्किल, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। मेरे को ये बोर्ड चलाना सीखना है तो इसके लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और वो क्या कर रही है आपकी स्किल डेवलप। नेक्स्ट, जैसे इसमें दे रखा है कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी ट्रेनिंग सारी की सारी। नेक्स्ट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात करूं दोस्तों, कंडीशन के द्वारा आपकी चीजें बदली जा सकती है। जैसे इसमें बात कह रहा है कि यहाँ पे हम बात करें पावेल की, पावेल की जब हम बात करें तो पावेल ने बहुत अच्छे से बात की थी क्या, एक डॉगी, एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था क्या, कि वो बताता था कि जैसे भोजन लेके आओगे तो डॉगी के मुंह में या कुत्ते के मुंह में क्या आती है, लार, ये नेचुरल है। लेकिन उसने क्या किया, धीरे धीरे एक बेल बजाता और उसके बाद क्या लेके आता, खाना। तो क्या हुआ, तो उसके बाद बेल के बाद खाना रहे तो उसकी लार बेल पे आनी होगी धीरे धीरे शुरू। और एक दिन क्या किया उसने, बेल बजाई और बेल बजाता रहा, तो बेल बजाता रहा तो उसके मुंह में लार आ गई। दोस्तों देखो ये लार जुड़ी किससे थी, भोजन से, लेकिन एक टाइम के बाद किस पे आनी शुरू होगी, ये शुरू हो जाती है बेल पे। तो दोस्तों यही चीज आपको समझा रही है किसकी, कंडीशनिंग। कंडीशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उसके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िएगा इसको क्या कह रहे हैं जी। जब हम इसकी बात करें क्या कह रहा है ये, पारंपरिक पाठ योजना को निम्नलिखित चरणों में कालानुक्रम से लगाइए, तो ये आपको अरेंज करनी है। और जब हमें अरेंज करनी है दोस्तों तो इनको ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, विषय प्रस्तुत करोगे, नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करोगे, हो सकता है। आकलन नहीं, लास्ट में जाएगा। मूल्यांकन, सामग्री का चयन भी, बिल्कुल। तो पहले क्या आएगा, बी, बी के बाद आपका आएगा ई, सामग्री का चयन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रस्तुत करेंगे जैसे ही जाके, फिर हम क्या करेंगे उसका असेसमेंट, और लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों उसका इवेल्युएशन, मूल्यांकन सबसे लास्ट में आएगा। तो जब मैं बात करूं तो सबसे पहले पे कौन सा आएगा, बी, उसके बाद आएगा आपका ई दूसरे नंबर पे। तो देखो बी एंड ई सबसे पहले होना चाहिए, तो बी एंड ई की बात करूं तो ये आपको नजर आ रहा है। डन है बात, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हल्की सी बात इन्हीं की कर रहे हैं, तो ये हम कर चुके हैं बात, ये सारी की सारी चीजें वही हैं जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है। छात्रों को प्रेरित करने और उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से एक शिक्षक क्या करेगा। ठीक है, शिक्षक के बारे में बात कर रहा है आगे, इससे आगे इसने ऑप्शन दिए डायरेक्ट, उन पे हम काम कर रहे हैं। देखिएगा, ये कह रहा है छात्र को पीटा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, आप पीट नहीं सकते किसी भी छात्र को। ठीक है, दूसरी बात, छात्र को थोड़ा बहुत पीटा जा सकता है, बिल्कुल ही नहीं पीट सकते, थोड़ा बहुत तो क्या। आगे बढ़ते हैं हम, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। तीसरे की बात करूं तो छात्रों को हल्की फुल्की सजा दी जा सकती है, तो ये भी मना कर रखी है गवर्नमेंट ने, आप ये भी नहीं कर सकते। हाँ, लास्ट की बात करूं तो छात्रों को शारीरिक सजा नहीं दे सकते, क्योंकि यह क्या है, अपराध है। ये बात इनकी बिल्कुल सही है दोस्तों।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 4। अब ये देखो किसी बुक से नहीं है, ये किसी टॉपिक से नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है, जो आपकी टीचिंग है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे आपके 2026 के अंदर आए हैं जनवरी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बातें समझ आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए आपके ठीक कितने होंगे। आंसर इसका 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा ध्यान से इस चीज को और कोशिश कीजिए इसको करने की। तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, इनमें से बताना है सही कथन कौन सा है। जब हम बात करें पहले की, तो सीखना समय के साथ व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, जैसे ही आप सीखोगे चीजों को तो वहां पे समय के साथ आपके अंदर बदलाव आपको देखने को नजर आएंगे। ठीक है जी, सीखने की प्रक्रिया में सही उद्दीपक को चुना जाता है और उसमें उसकी प्रतिक्रिया से जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल ये बात नहीं है, ये आपका गलत होगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। तो ये बात कर रहा है क्या, सीखना एक पहले से तय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। आप सीखते तो पता नहीं कहां से हो, कोई प्रोसेस नहीं होता, मैं पता नहीं कहां जाता जाता क्या सीख जाऊं, तो पहले क्या उसके लिए मैंने कोई काम किया है, आप कहोगे नहीं सर। तो इसलिए ये जो पहले से प्रक्रिया वो नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीखना व्यवहार में समायोजन की प्रक्रिया। बिल्कुल, जैसे ही आप चीजों को सीखोगे तो अपने आप आपके व्यवहार के अंदर समायोजन उसमें जुड़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट, सीखने की प्रेरणा और पुनर्बलन पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल बात सही है, जब आपको यहाँ पे घर पे भी या टीचर स्कूल के अंदर सिखाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट देते हैं, मतलब पुनर्बलन देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज दे रहे हैं जिससे आप प्रभावित होकर क्या कर रहे हो, सीखने का काम कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ ये भी बनेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए डी एंड ई है कहीं, बिल्कुल, तो ये आंसर आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, पहले इसमें भी वही बात बता रखी है, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन प्रक्रिया हो सकती है, बात सही है। यहाँ पे इसकी बात कर रहा है कि इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स आपका नहीं होता जब हम कर रहे हैं, प्री प्रोसेस भी नहीं है, पहले भी नहीं किया जा सकता। यदि मैं बात करूं लर्निंग प्रोसेस में बिहेवियर एडजस्ट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और लर्निंग इज डिपेंड ऑन किस पे, मोटिवेशनल रेनफोर्समेंट के अंदर। जब भी मोटिवेशनल आप कोई उनको रेनफोर्समेंट देते हो, पुनर्बलन देते हो, तो बच्चा सीखने में ज्यादा अच्छा मेहनत भी करता है और सीखने की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब ये बात आपकी सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा है क्या, ये सेम हो गया, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोशिश कीजिए क्या आएगा। अब ये आपको यहाँ पे फिर से वही दे रखा है क्या, इधर चार आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी है और इधर टीचिंग मेथड आपको दिए गए हैं। टीचिंग मेथड दिए हैं तो इनको हमें यूज करते हुए चीजों को करना है। तो करते हैं शुरुआत, देखिएगा। एक शिक्षक के द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ लर्निंग। आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। खुद टीचर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे निर्णय ले रहा है, तो निर्णय दोनों ही नहीं है। इसके बाद मैं करूं इंटरेक्टिव, मतलब क्या कि यहाँ पे संवाद संवाद करता है, तो ये भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, 4। तो पहले का आपका आना चाहिए 4, ए का 4। 4 ए का 4 का है, तो आप कहोगे सर ए का 4 हमें नजर आ रहा है दो में, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, दो में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, अगली चीज पढ़ते हैं। ये कह रहा है शिक्षक समूह में चर्चा का मार्गदर्शन करते हुए निर्माण लेने में सहायता करता है और दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये कनेक्ट किससे करेगा आपका, ये कनेक्ट करता है किससे, संवादात्मक के, जो हम बात करते हैं किसकी, इंटरेक्टिव की। तो मतलब बी का आपका होना चाहिए 3, तो बी का 3 का है, इसमें है नहीं दोस्तों। तो आपका आंसर वैसे आपको मिल ही गया, ये है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। सी की बात करूं, शिक्षक के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना। आप शिक्षक ने जो काम दिया वो आप काम कर रहे हो, तो वो क्या है, तो आप कहोगे सर वो है हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते हैं हम, शिक्षक ने जो काम दिया है। एक छात्र शिक्षक के द्वारा सौंपे गए कार्यों को करता है, कार्यों को करता है कब, जब वो सेल्फ क्या होगा, सेल्फ लर्निंग होगी, उसके अंदर स्वयं खुद करने की इच्छा होगी। तो दोस्तों आंसर डी बनेगा। आगे बढ़िएगा, आंसर है आपका ये। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लीजिए कोशिश कीजिए इसको करने की, वीडियो को पॉज करके। आइए बात करते हैं। ये कह रहे हैं अनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी की बात कर रहा है। ये किसी भी व्यक्ति की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल करती है। सबकी हेरिडिटी, जो पीछे से आपको चीजें को मिल रही है अनुवांशिकता के आधार पर जो है, तो वो चीजें आपको बिल्कुल मदद करती है कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूं अगली, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक भी किसी व्यक्ति को सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करती है। तो क्या समाज के अंदर भी आप सीखते हो, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सीखते हैं हम। तो मतलब दोनों बातें आपकी क्या है दोस्तों, सही। अब इनको कनेक्ट करके देखिएगा कैसे, अनुवांशिकता किसी भी व्यक्ति को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कारण भी व्यक्ति को सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका, बी। बढ़िएगा आगे।
यही चीज इसमें बता रखी है, आनुवांशिकता किसी भी व्यक्ति को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है, बिल्कुल बात सही है। दूसरे की बात करूं तो सामाजिक और आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कारक भी किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रभावित। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक दूसरे से कोई भी रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन आपने सोचे भी नहीं होंगे जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस से भी बाहर है। बस चीजों को, अप्रोच को ठीक ढंग से रखिए, आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाने का काम कीजिए, और एक टीचर बन के आपको सोचने का काम करना है। यदि आप इस तरीके से सोच रहे हो तो आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हो। जैसे आइएगा, इसकी हम बात करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमें बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो ब्लैक बोर्ड पर हम चरण दर चरण प्रस्तुत करते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड पे हम कोई भी चीजें हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, ऐसा हम काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड की जब मैं बात करूं तो छोटे चुंबक का उपयोग होता है, और यह टीन का बना होता है, बिल्कुल नहीं होता, टीन लोहे का नहीं बना होता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मानचित्र और एटलस, दुनिया के 3D भी नहीं है, वो 2D है, देखना आप, 2D मानचित्र होते हैं आपके सारे के सारे। फील्ड ट्रिप कक्षा से बाहर होती है, तो आप बिल्कुल कहोगे फील्ड में जब हम ट्रिप पे के लिए जा रहे हैं, कहीं गोवा मनाली कहीं भी जा रहे हो, तो इसका मतलब वो कक्षा का तो बात ही नहीं कर रहा, वो कहाँ की बात कर रहा है, यहाँ से बाहर की। तो इसका मतलब डी भी आपका सही है। इसके बाद ए और डी वैसे तो नजर आ ही रहा है हमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और फ्लैश कार्ड। असल में ऑडियो संदेश में फ्लैश कार्ड होते हैं, बिल्कुल नहीं। फ्लैश कार्ड कभी भी आपके अंदर इनमें ऑडियो नहीं होती, ये सिर्फ क्या होते हैं, देखने के, चीजें अलग अलग बनी होती है इन पे। तो इसका मतलब ये बात भी आपकी क्या है, गलत। आंसर क्या है, तो आप कहोगे सर ए एंड डी, तो आंसर बनेगा आपका 4। उम्मीद करता हूं बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हल्की सी हम नॉलेज ले लेते हैं। पहली बात सही है तो उसमें कुछ हमें बोलने की जरूरत है नहीं। दूसरी की, बुलेटिन बोर्ड में चुंबक का उपयोग होता है और यह टीन लोहे का बना होता है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। कैसे, देखो इसने दे रखा है बुलेटिन बोर्ड यूज मोड ऑफली, किसमें, सॉफ्ट बोर्ड होता है ये, और सिमिलर मटेरियल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट प्रिंटेड मटेरियल होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक बोर्ड होता है ये, नॉट अ बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक बोर्ड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये बात बता रहे हैं मानचित्र जो एटलस में है वो 3D नहीं, किसे दिखा रहे हैं, तो आप कहोगे सर 2D के बारे में बात करता है। ठीक है, फील्ड ट्रिप कक्षा से बाहर होती है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और फ्लैश कार्ड असल में संदेश बिल्कुल नहीं है, ये क्या कह रहा है, देखो फ्लैश कार्ड आर कंटेन्स वर्ड्स, पिक्चर्स, सिंबल्स एंड कंसेप्ट्स आर यूजिंग फॉर द टीचिंग एंड रिवीजन। रिवीजन और टीचिंग के लिए जो चीजें आप कर रहे हो सारी की सारी, क्या क्या वर्ड्स उसके अंदर देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो, सिंबल्स देख रहे हो, कंसेप्ट देख रहे हो, तो वो सारे के सारे किसमें होंगे, आपको भी फ्लैश कार्ड के अंदर। बट क्या नहीं होता, तो आप कहोगे इसके अंदर कोई भी ऑडियो नहीं होती। तो दोस्तों बात समझ में आ रही होगी आपको ये भी। बढ़ते हैं आगे, अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बात कर रहे हैं किसकी है, तो ये कह रहा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को हमें अरेंज करने का काम करना है यहाँ पे। जब प्रोजेक्ट मेथड को अरेंज करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, कोई भी चीज आप जब करनी शुरू करते हो तो इन सब को पढ़िए एक बार, किसकी बात करोगे, तो आप कहोगे सर कोई भी चीज करते हैं ना तो सबसे पहले हम पर्पज, उद्देश्य बनाते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, उद्देश्य बात सही है। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं दोस्तों आप उसको, तो आप कहोगे सबसे लास्ट में आता है हमारा क्या, इवेल्युएशन, मूल्यांकन करने का हम काम करते हैं दोस्तों। तो सबसे लास्ट में आएगा आपका कौन सा, ए। तो सबसे लास्ट में ए चला जाएगा, और सबसे पहले क्या आएगा आपका, बी। कहीं है बी है, ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो जगह है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मतलब सबसे पहले नंबर पे आएगा बी। ठीक है जी, सबसे लास्ट में आएगा ये। ठीक है बात। उसके बाद देखो पर्पज मैंने कर लिया, तो अब मैं क्या बनाऊंगा, तो आप कहोगे सर अब आप बनाओगे इसके अंदर योजना, कैसे मैं पढ़ाऊं, कैसे चीजों को प्रस्तुत करूं, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ई। जैसे ही मैं ये करूंगा तो उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, उस चीज का क्रियान्वयन, और लास्ट में फिर मैं क्या करूंगा, उसका उसका करूंगा रिकॉर्ड। तो आंसर देखो आपका कौन सा है, तो पहले बी, उसके बाद ई, बी ई, बी ही है, नहीं वो भी नहीं है, तो आंसर क्या है, ये रहा दोस्तों। तो ध्यान रखना है, जब टीचर एक क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए आता है तो वो सारी चीज ये फॉलो करता है। पहले क्या करेगा, तो आपको उद्देश्य, फिर क्या करेगा, योजना बनाएगा, फिर क्या करेगा, उस चीज को क्रियान्वयन करेगा, फिर क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड बनाएगा, और लास्ट में क्या कर देगा, उसका इवेल्युएशन। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। आगे बढ़िएगा, ये सारी चीजें वही हैं जो आपको बताई गई है, फिर भी देख लो। उद्देश्य की बात करूं तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उसके बाद योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, किस तरीके से एक टीचर है प्रिपेयर करके चीजों को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद योजना के अनुसार किया जाएगा, ये योजना है जो। उसके बाद क्या करेगा, रिकॉर्डिंग, मतलब कार्य और निष्कर्ष का अभिलेखन किया जाता है, और लास्ट में क्या करता है दोस्तों, इसका इवेल्युएशन, मूल्यांकन करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे।
बात किसकी कर रहा है ये? क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों 13। पढ़िएगा इसको और करते हैं शुरुआत इसकी। देखिए, पहले की बात करूं, ट्रेनिंग के मानसिक पहलू का विकास। ट्रेनिंग के मानसिक पहलू का आपको विकास करना है, तो ट्रेनिंग के अंदर आप क्या चीज करते हो कि आपका मानसिक विकास होता है। तो आप कहोगे सर जब हम ट्रेनिंग में काम करते हैं ना, तब हम चीजों को फोकस होके देखते हैं बिल्कुल आराम से। तो मतलब पहले की बात क्या आएगी? सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और ये बात करेगा, अगला ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों, क्या बात कर रहा है ये। अगले ऑप्शन की बात करूं तो ये कह रहा है परिचय तैयारी के उद्देश्य का बयान। परिचय तैयारी और उद्देश्य मतलब हर चीज उसके अंदर होगी दोस्तों, तो हर चीज उसके अंदर होती है। मतलब तैयारी भी है आपकी, परिचय भी दे रहे हो आप, उसका उद्देश्य भी आपने लिख रखा है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें किसमें होती है? आपकी सिंटेक्स, सिंटेक्स के अंदर होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और तीसरे पे आता हूं, शिक्षक अधिक सक्रिय और प्रभावी होता है कहाँ? तो आप कहोगे सर ये होते हैं समाज में। ठीक है बात। लास्ट बढ़ते हैं हम आगे, क्रैमिंग एबिलिटी मतलब रटने की योग्यता। तो दोस्तों सपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही क्रैमिंग होती है, आपकी रटने की योग्यता बनती है। तो ए का आपका होना चाहिए 3, ए का 3 कहाँ है दोस्तों? तो ए का 3 दो जगह है। आगे बढ़ते हैं, बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 यहाँ नहीं है दोस्तों, तो बी का 2 कहाँ है? ये रहा। तो यही आपका आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे, लीजिए एक आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ध्यान से। और क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जो आज तक आप पढ़ते आए हो ना दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में, देखो कोई भी सिलेबस में नहीं है, चीजें बाहर से हैं। क्यों? क्योंकि एक टीचर बनाने का आपको काम किया जा रहा है और बेहतरीन टीचर की उम्मीद कर रहे हैं एनटीए वाले, और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे डाले जा रहे हैं। आइएगा करते हैं बात इसकी। आपको असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में पूछ रहे हैं, ठीक है जी, करते हैं बात इसकी। पहला पढ़िएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों? वो प्राकृतिक हैं, अपने आप ही हैं। अगली बात करूं, शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, उन चीजों को बैलेंस कर सकते हो, बट क्या नहीं कर सकते? खत्म नहीं कर सकते दोस्तों। तो ए आपका सही है और आर गलत है, तो ए करेक्ट है और आर गलत है, तो इसका मतलब आंसर 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा इसमें बात वही दे रखी है, शिक्षा के माध्यम से बिल्कुल नहीं कर सकते आप। इसके अंदर क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अच्छे से पढ़िएगा क्या बात कर रहा है ये कह रहा है कि नेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आपको मास्टर्स करनी होनी चाहिए और स्तर से संबंधित विषय में कितना होना चाहिए? आपके पास 55% अंक आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? तो देखिए दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होती है, क्या कि यदि आपके मास्टर्स के अंदर 55% मार्क्स है तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हो? अप्लाई। अब दोस्तों ये जो है एक क्राइटेरिया बना रखा है, क्राइटेरिया कि इतने मिनिमम आपके होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। डन है बात। यदि इनकी भी बात करूं तो दोस्तों नॉन रेफरेंस की बात करूं तो इसके अंदर हम सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं पहले से और अब में कितना डिफरेंस आया है। फॉर्मेटिव की बात करूं, जब टीचर पढ़ाता है क्लास के अंदर तो पढ़ाते टाइम बच्चों के अंदर क्या क्या बदलाव हो रही है, कितना वो सीख पा रहे हैं, तो बीच बीच में जब हम करते हैं टेस्ट तो उसी को बोलते हैं हम फॉर्मेटिव। बात करूं डायग्नोस्टिक की तो इसके अंदर बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, क्यों उसको सीखने में दिक्कत आ रही है, तो उनकी बात करते हैं। आइएगा करते हैं बात। ये सारी सारी वही चीजें लिखी हुई हैं। जब मैं बात करूं नॉन रेफरेंस तो कंपेयर करता है किसमें? स्टूडेंट परफॉर्मेंस में, पहले कैसा था अब कैसा, उसकी परफॉर्मेंस की बात करता है। फॉर्मेटिव की बात करूं तो ड्यूरिंग द टीचिंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही इंप्रूवमेंट के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। ये क्लास टेस्ट हो सकते हैं, क्विज हो सकते हैं, असाइनमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। क्राइटेरिया की बात करूं तो कोई भी चीज करने के लिए आपको एक फिक्स क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि लगभग आपका इतना तो होना चाहिए मिनिमम, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? क्राइटेरिया। लास्ट है आपका डायग्नोस्टिक, तो यूज फॉर लर्निंग डिफिकल्टीज एंड वीकनेस, बच्चे की डिफिकल्टी मतलब कठिनाइयों को और जो उसके अंदर कमियां हैं उनको ढूंढने का काम यहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में लिखिएगा। संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं को लिखना है। तो देखिए संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले मैं हल्की सी बात कर लेता हूं यहाँ पे ही। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर सिस्टम। ठीक है जी, जब हम नंबर सिस्टम को डिवाइड करें तो आपको सर एक तो बनता है इसके अंदर क्या? आपको रियल नंबर, और दूसरा क्या बनता है दोस्तों? तो आपको इमेजिनरी, इमेजिनरी। इसके बाद बात करूं रियल नंबर को, तो रियल नंबर को आप डिवाइड करते हो किसमें? एक तो इंटीजर में, इंटीजर्स में, और एक करते हो डेसिमल में। इसके बाद दोस्तों इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले किस में आता है? तो आपको होल नंबर आता है।
उसके बाद कहोगे तो आप कहोगे सर इसमें नेचुरल नंबर आता है। उसके बाद मैं बात करूं तो आप कहोगे यहाँ पे हमें मिलता है क्या, इवन। इसके बाद आप कहोगे सर ओड मिलता है। इसके बाद क्या आते हैं, प्राइम वगैरह आते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर रियल नंबर आएगा। दूसरे नंबर पे आप कहोगे इंटीजर आएगा। तीसरे नंबर पे बात किसकी कर रहे हैं, देखो रियल नंबर हो गया पहले नंबर पे, ठीक है जी। दूसरे पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटीजर की, ये हो गया। तो मतलब डी, सी एंड डी होना चाहिए आपका, सी एंड डी कहीं है, बिल्कुल है वो रहा। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं आगे। जब मैं इससे आगे बढ़ूं तो पॉजिटिव ज्यादा है या प्राइम नंबर, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव ज्यादा नंबर होते हैं, तो तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो इस तरीके से आपका रहेगा। तो बी डी, सी डी बी और ए, तो आंसर क्या है दोस्तों, ये रहा। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो आपके सामने चार्ट भी मैंने बना दिया, इस तरीके से ध्यान रखनी है चीजें। बढ़ते हैं आगे, आंसर रहेगा आपका 4 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़िएगा इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। ये बात कर रहा है किसकी, आपकी, हाँ जी, बात कर रहे हैं किसकी, दिए गए कथन है, कथन और निष्कर्ष है। किसी व्यक्ति को सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा, जो आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, इंटरनल मोटिवेशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, यदि मेरे अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो मैं किसी भी चीज को बड़े आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी, एक शिक्षक इतनी प्रेरणा दे सकता है कि वह सीखने वालों को पूरी तरह से शामिल हो जाए। तो दोस्तों जब एक शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या प्रेरणा नहीं दे सकते आपको, क्या किसी प्रकार की देते हैं या नहीं, तो आपको कोई सर ऐसा तो नहीं है, टीचर तो प्रेरणा हमें देते हैं। तो मतलब ए आपका सही है और बी गलत है, तो मतलब आंसर रहेगा टी। धन्यवाद। इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास इसके बारे में बात है। तो देखिएगा आंतरिक जो प्रेरणा है किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है दोस्तों। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स विद इन अ लर्नर, एक लर्नर के अंदर आती है कैसे, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा क्रियोसिटी उसके अंदर जागती है, जिज्ञासा। इसके अलावा इंजॉयमेंट फील करता है वो, और इसके अलावा वो क्या करता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसके अंदर आने का काम होता है। कब, जब उसके अंदर क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है। बात करता हूं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। ये बच्चा डीपली काम करने की चीज करता है, यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है। एक शिक्षक इतनी प्रेरणा नहीं दे सकता बच्चे को, ये बात आपकी गलत थी, हमने देख ली। क्योंकि टीचर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेशनल लर्निंग। जब एक टीचर की बात करूं तो आपके मोटिवेशन में सबसे ज्यादा अहम रोल कौन अदा करता है, टीचर। तो ये बात मना कर रहा है, तो ये बात वैसे गलत है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, रोक के चीजों को करने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट दिए गए हैं, और टेस्ट के बेस पे आपको बताना है कौन से को किस तरीके से मैच होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्लेसमेंट की। दोस्तों प्लेसमेंट टेस्ट कैसे होते हैं, तो ये आपके कब होते हैं, तो आप कहोगे सर ये हमारे टीचिंग से पहले होते हैं, जब हमें चेक किया जाता है कि कितना हमें आता है, ठीक है। फॉर्मेटिव की जब मैं बात करूं तो आप कहोगे सर फॉर्मेटिव होते हैं जब हम काम कर रहे हैं उसके दौरान जब चीजें होती है, जब स्कूल में आपकी वीकली टेस्ट हो रही है, मंथली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, तो वो सारे के सारे कैसे हैं, फॉर्मेटिव। बात करें डायग्नोस्टिक, तो इसके अंदर जो आपके अंदर कठिनाइयां हैं उन चीजों को देखने का काम किया जाता है। और इसके बाद बात करूं समिटिव, तो दोस्तों ये बिल्कुल लास्ट में अंत में होता है। तो बात शुरू करते हैं पहले से ही, ठीक है दोस्तों। तो सीखने वाले की सीखने की प्रक्रिया को नजर में रखता है। जब कोई व्यक्ति सीख रहा है उस दौरान आप उन चीजों को देखने का काम कर रहे हो, कितना सीख रहा है। तो दोस्तों जब सीख रहे हो तो उस टाइम पे तो कौन सा टेस्ट होता है, फॉर्मेटिव। तो मतलब सबसे पहला आंसर आपका आना चाहिए ए, मतलब 2, ए का 2 आना चाहिए। ए का 2 वहां है, तो आप कहोगे सर ए का 2 तो एक में ही है, ये रहा। लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे, देखिए सीखने में आने वाली कठिनाइयों का कारण जानने के लिए तो आप कहोगे सर डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें करने होते हैं, तो बात ये भी सही है। मूल्यांकन का पहला चरण सीखने वालों के बारे में जानकारी देता है, तो जब पहला चरण आता है तो वो किसकी बात करता है, तो आप कहोगे सर प्लेसमेंट की बात करता है। और यह पता लगाना कि शिक्षक के उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए, तो दोस्तों वो आपका क्या काम करता है, सबमिटिव। दोस्तों मैच करोगे सारे के सारे आपके सही मैच हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे, तो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, आंसर 3। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक सामान्य पाठ योजना के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। ठीक ठाक बनाना है आपको, किसके लिए, लेसन प्लान आपको बनाना है। किस तरीके से आप लेसन प्लान बनाते हो। अब दोस्तों जिन्होंने बीएड कर रखी है वो इंसान ये इसको बहुत आराम से सोल्व कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका एनटीए ने सिलेबस दे रखा है उसमें कहीं भी आप ये चीज नहीं पढ़ते हो, है ना। तो आइएगा हम इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो चलिए, जब हम कोई भी चीज काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या निर्धारित करते हैं उसके, तो आप कहोगे सर हम करते हैं उसके उद्देश्य, उद्देश्य को निर्धारण हम करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सामग्री को उठाएंगे, सामग्री उठाएंगे किस तरीके से हमें पढ़ानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेंट को प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या जाता है दोस्तों, मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करें तो सबसे पहले आपका आना चाहिए ई। ई कहीं है,
तो आप कहोगे सर ई तो 2 में है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। दूसरे की बात करूं तो अब आप विषय का चयन करेंगे, विषय का चयन मतलब सामग्री का चयन करेंगे तो मतलब बी आना चाहिए, ई के बाद यहाँ बी नहीं है, तो आंसर कौन सा दोस्तों, ये रहा। आपको सारी चीजें नहीं पता फिर भी आप अरेंज कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, शुरू से आपको सारी नहीं आती, लास्ट की चेक कर लो, लास्ट में मैच हो रही है वो लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा यही चीज आपको दे रखी है। सबसे पहले उद्देश्य, पाठ के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात करूं तो इसके अंदर किसकी बात कर रहा है, शिक्षण सामग्री का चयन, शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स क्या यूज करेंगे हम, एग्जांपल्स क्या देंगे, किस कंटेंट का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को करेंगे, तो वो सारी की सारी बात आएगी किसकी, सेकंड स्टेप में। तीसरे की बात करूं तो कंटेंट डिलीवर की बात आती है, तो हम चीजों को डिलीवर करने का काम करते हैं, तो वो कैसे करना है वो आ जाएगा यहाँ पे। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति क्या है, मुख्य बिंदुओं को, मेन मेन चीजों को दोबारा से क्या करना है, बच्चे को बताना है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, बच्चे को क्या करोगे, आज हमने ये पढ़ा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स आई थी, इन पे ये काम हुए थे, तो वो सारी चीजें आपको इनके अंदर ऐड करनी होती है। बात आती है आगे असेसमेंट, तो अब हमें उसका क्या करना है, मूल्यांकन, की उसने जो हमने उद्देश्य बनाए थे कहां तक उसने पूरे किए, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइएगा करते हैं बात। अगर कोई टीचर कुतुब मीनार की ऊंचाई के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है जी, कुतुब मीनार की कोई ऊंचाई होगी उसकी बात कर रहा है, ये बात सही है। वह किस तरह के सवाल कर रहा है, किस लेवल का वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या वो रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव लेवल तो क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का हाईएस्ट लेवल है, ठीक है जी बात। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये सेकंड लेवल है दोस्तों, ये थर्ड लेवल है। सेकंड लेवल जो आपकी क्या बढ़ाता है, आप कहोगे सर अंडरस्टैंडिंग पे काम करता है, समझ पे काम करता है ये, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें मेमोरी लेवल, तो ये मेमोरी लेवल सबसे पहला लेवल है जो बात करता है किसकी, फैक्ट्स की, ठीक है। इसके बाद हम बात करें साइंटिफिक फॉर्मूला, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इन सबको क्या करते हो आप रटते हो। इसके अलावा आप कहोगे टेबल, जब आप टेबल रखते हो तो आप याद करो ये कब आएगी मेमोरी लेवल, तो आप कहोगे ये आती है जब हम 5th तक जाते हैं, हमें चीजों को रटाया जाता है। जैसे ही हम 7th 8th के अंदर जाते हैं, चीजों को हमें जोड़ के पढ़ाना शुरू करता है, सेकंड लेवल है। तीसरे लेवल की बात करूं तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, जब चीजों को आपको खुद करना होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्या, ये होती है टीचर सेंट्रिक। यहाँ स्टूडेंट और टीचर बराबर होता है, और यहाँ क्या कहेंगे हम, यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, और स्टूडेंट एक काम करता है सारे के सारे, और टीचर किसका काम करता है, एक गाइड का। तो देखो आप यहाँ रट्टे मारने की बात कर रहे हो, क्या फैक्ट नॉलेज आपसे पूछी जा रही है, तो फैक्ट नॉलेज किसके अंदर आती है दोस्तों, ये हमारी, तो आप कहोगे सर ये आती है हमारी मेमोरी लेवल में, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा इसमें सारी बात वही दे रखी है जो मैंने आपसे की है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, तो आप साफ साफ हमें पता लग रहा है कि क्वेश्चंस के अंदर लर्नर से क्या पूछ रहा है, रिकॉल करा रहा है फैक्ट, जो उसने फैक्ट कभी पढ़ा होगा जीवन के अंदर और जो उसके अंदर पहले से है वो पूछने का काम कर रहा है, मतलब रट्टा मारा होगा उसने कभी ना कभी। इसके बाद नॉन इंटरेक्शन इन इज रिक्वायर्ड, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बस बात यही है, यहाँ चीजों को हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रटने का काम करते हैं, और लेवल कौन सा होता है आपका, मेमोरी लेवल, ठीक है दोस्तों। दूसरा लेवल है हमारा कौन सा, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव दे रखा है, ये गलत है, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट जजमेंट होती है, खुद हम आजाद होकर काम करते हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं दोस्तों क्या, स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। जब बच्चे को फ्री कर दिया जाता है, और जब मैं इसमें बात करूं तो टीचर है वो, टीचर काम करते हैं जी एक गाइड की तरह, गाइड मतलब 10% काम होता है टीचर का, और 90% काम किसका होता है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का काम होगा 90%। तो ये सारी की सारी बातें की जाती है किसके अंदर, रिफ्लेक्टिव के अंदर। और बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल में, तो अंडरस्टैंडिंग में क्या चीजों को हम जोड़ के पढ़ाने का काम करते हैं, तो इसमें देखो एक्सप्लेन करते हैं क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी आपके हैं, कुतुब मीनार किसने बनाई, किस तरीके से बनी, उन सब की बात करते हैं, तो यहाँ एक्सप्लेन करने का काम किया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके बाद रीजनिंग, तर्क स्तर, तो इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग इज ड्रॉइंग कंक्लूजन, मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो तर्क लगा के तो वो आएगी, लेकिन ये लेवल नहीं है, ये हटा दीजिए, लेवल आपके 3 ही है। और फैक्ट नॉलेज की बात कौन कर रहा है दोस्तों, मेमोरी लेवल। धन्यवाद, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा, चलिएगा करते हैं स्टार्ट। अधिगम के संचार मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित को अपनाने के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसकी बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम चीजों का क्या करते हैं, अनुभव अनुभव हम करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे सी मतलब उस पर प्रोसेस करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या काम किया ये, दूसरे पे हम क्या काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तीसरे पे हम दोस्तों बात करेंगे किसकी, तो उस पे बात करेंगे हम बोध की। ठीक है जी, चौथे पे हम बात करेंगे किसकी, देख लो एक बार ये है क्या कहीं। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए ए, फिर आना चाहिए सी, और उसके बाद आना चाहिए डी, ए सी डी ए सी डी ए सी डी ए सी डी, ये रहा। तो ये आपका आंसर है। फिर भी हम देखें तो आगे बी, बी आएगा, आप उसको रिकॉल करने का काम करोगे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है आपका, अधिगम हो जाता है जब प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो लास्ट में क्या चला जाएगा आपका, लर्निंग। इस तरीके से आपको काम करना है। स्टार्टिंग का नहीं पता तो मेरे को ये पता है ये सारा का सारा मॉडल किसका है, तो आप कहोगे अधिगम लर्निंग का मॉडल है। तो दोस्तों लर्निंग आपकी सबसे लास्ट में जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो लर्निंग सबसे लास्ट में जा रही है, तो ई सबसे लास्ट में होना चाहिए। देखो ई तो सब में दे रखा है, इससे पीछे क्या होगा, तो आपको उससे पहले हमने कहीं ना कहीं रिकॉल किया होगा, रिकॉल देख लीजिए उससे पहले बी। तो बी भी आपको एक में ही नजर आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है हमें आगे से चीजें समझ आ रही है। बीच से अरेंज कर पा रही हो बीच से कर दीजिए, लास्ट से आ रही है लास्ट से समझ कर दीजिए, स्टार्टिंग से है स्टार्टिंग से कर दीजिए। ठीक है, बढ़िएगा आगे। इसके अंदर दे रखा है, देखिएगा, टीचिंग का मॉडल है ये। क्या कह रहा है, सबसे पहले आप अनुभव या संपर्क करते हैं, और इसमें क्या है, यह सीखने की शुरुआत है। सबसे पहले सीखना यहाँ से शुरू होता है आपका। दूसरी बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, सूचनाओं को मानसिक कार्यों में किया जाता है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, बोध की बात करते हैं, जानकारी का बोध, अंडरस्टैंडिंग विकसित की जाती है यहाँ पे। रिकॉल की बात करूं तो क्या होता है दोस्तों, चीजों को, जानकारी को याद किया जाता है ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करके। और लास्ट में क्या है दोस्तों, अधिगम, आपको अधिगम का परिणाम प्राप्त हो जाता है कि जो आपने सीखा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या है हमारे पास, प्रोसेस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है, फिर कह रहा हूं इन चीजों को ध्यान से करते जाइएगा। ठीक है, आपने कर लिए तो यहां से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी, बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करना है और बहुत अच्छे से करना है, मैच करना है। एक साइड आपको दे रखे हैं क्या, स्ट्रेटेजीज ऑफ किस चीज की, क्लासरूम की, और इधर क्या दे रहा है आपको, एग्जांपल। सबसे पहले बात करूं तो स्टीरियोटाइप रिप्लेसमेंट, इसकी जब मैं बात करूं तो इसके अंदर मतलब होता है पीछे से चली आ रही कोई धारणाएं, कहते नहीं है रूढ़िवादी लोग हैं, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, स्टीरियोटाइप। जो पीछे से चला आ रहा है उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइएगा पढ़ते हैं हम इनको। क्लास में स्टूडेंट ने अपने नजरिए को जानने का मौका बनाना, बिल्कुल नहीं, ये लोग ऐसा करते नहीं, तो नहीं हो सकता पहला तो इसका। दूसरा, अलग अलग सोशल ग्रुप के बारे में जानना, ये तो लोग अपने आप में सीमित रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। पढ़ने से पहले ऐसी प्लानिंग करना जिसमें स्टीरियोटाइप से हटाकर उदाहरण दिए जा सके, तो यहाँ पे क्या, स्टीरियोटाइप से उदाहरण हटा के दिए जाएंगे। तो आप कहोगे सर ऐसा भी नहीं है। क्लास के दौरान स्टूडेंट के बारे में जानकारी बातों को बताने के लिए कहना, अब चीजों को हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चा ऐसा कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसको यदि हम ध्यान से देखें तो आपका एक ही जगह काम कर रहा है, ये यहाँ। क्यों, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप एग्जाम्पल, मतलब वही एग्जाम्पल दो जो पीछे से चले आ रहे हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में बात क्या हो जाए, फिट। तो दोस्तों पहले का आपका होना चाहिए क्या, तीन, कहीं है यहाँ एक है, नहीं हो सकता, यहाँ दो है, ये भी नहीं हो सकता, उसमें तीन है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बी की। बी किसकी बात कर रहे हैं, देखिएगा, स्टीरियोटाइप से उलट, उलट की बात कर रहे हैं। पहले वो बात कर रहे हैं धारणाओं की, तो अब क्या होगा, तो हम बच्चे को क्या करने का काम करेंगे, तो आप कहोगे सर अब पहले तो हम क्या कर रहे थे, उनको अलग अलग ग्रुपों से जोड़ने का काम नहीं कर रहे, अब हम उन चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, दो। तो वहां से आंसर कट ही गया, आंसर आपको नजर ही आ गया। फिर भी आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति विशेष पर ध्यान देना। व्यक्ति विशेष पर जब हम ध्यान दें दोस्तों, तो क्लास में स्टूडेंट के बारे में जानकारी, जो जरूरी बातें हैं उनको जानने के लिए कहने की बात करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्ति विशेष पे ध्यान देना, मतलब उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। इसके बाद लास्ट है नजरिए को समझना। तो नजरिया कब समझेंगे, तो जब नजरिए से देखो, नजरिया मिल रहा है, स्टीरियोटाइप से स्टीरियोटाइप मिल रहा है, चीजें अपने आप आपकी बैलेंस होती जा रही है। ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, इसी में बात कर रहे हैं हम क्या क्या है, देखिएगा। स्टीरियोटाइप की बात करूं तो उदाहरण देखूं, तो पढ़ने वाले में ऐसी योजना जिसमें गैर रूढ़िवादी उदाहरण दिए जा सकते हैं, बात वही आ गई। और इसमें रूढ़िवादी धारणाओं को गैर रूढ़िवादी उदाहरण बदल सकते हैं, तो ये चीजें हैं। बात करूं स्टीरियोटाइप के उलट, तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के लोगों के बारे में जानने की बात करता है, और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में जानने में रूढ़िवादी धारणाएं टूट जाती है, ज्यादा से ज्यादा हम जब सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करूं इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष का, तो विद्यार्थी से अपने बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने को कहना। ठीक है, बात, व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को समझने में समूह के आधार पर हम काम करते हैं। इसके बाद दूसरों का दृष्टिकोण, विद्यार्थी के प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण को जानने का अवसर बनता है यहाँ ज्यादा से ज्यादा, और ऐसी दूसरे में स्थिति दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाता है। तो ये वही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी है, जो हमने मैच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छे से चीजों को जोड़ना है आपको यहाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे,
क्या बात कर रहे हैं? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब मनोलैंगिक विकास की बात कर रहे हैं। तो मनोलैंगिक विकास की बात करें तो ये आपका जुड़ता किससे है? एनल स्टेज से। गुदा अवस्था के अंदर आप सीखते हो क्या? आपके सोशो सेक्सुअल डेवलपमेंट। दूसरे की जब हम बात करें, पहले तो हमारे पास ये फाइनल ही कर लेते हैं। पहले का अपने पास दो है, तो दो पहले का कहाँ का है? एक तो पहले में है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो पता है उनको मैच करते जाइए। अब देखो इसमें मेरे को और क्या नजर आ रहा है? मैं नैतिकता के बारे में बात कर सकता हूँ, नैतिकता जानता हूं मैं। तो नैतिकता देखो, नैतिकता की दुविधा में समाधान, तो बात सही है। चौथे का क्या होना चाहिए? तो आपका चौथे का क्या होना चाहिए? 4। दोस्तों ये चीज ठीक कर लेना, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं कह सकता हूँ डी का क्या आना चाहिए मेरे पास? 4। डी का 4 है कहीं, तो आप कहोगे सर डी का 4 इसमें भी है, इसमें भी, ये बात भी नहीं बनी। उसके बाद कोग्निटिव डेवलपमेंट की जब मैं बात करूं, कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तीसरे का, तो तीसरे का क्या बनेगा दोस्तों? हम यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग लगाने का काम करते हैं। तो थर्ड का क्या होना चाहिए आपका? थर्ड। तो थर्ड का थर्ड कहाँ है? वहां है ही नहीं, तो आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। बी की बात करूं तो बी की क्या है? तो देख लो, ये भी सामाजिक विकास की बात कर रहा है। तो सामाजिक विकास कहाँ होगा आपका? आइडेंटिफाई की जब भूमिका आपको देखने को मिलती है कि पहचान बनाम भूमिका पे भ्रम है, हम समाज के अंदर कैसे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं चीजें, तो उनका भ्रम आपके अंदर रहता है। तो इसीलिए आंसर आपका क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे 4। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आई। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहली बात है किसकी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये किससे रिलेट करता है आपका? आप कहोगे एनल स्टेज से हमारा ये रिलेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, वो एनल स्टेज एक प्रमुख अवस्था है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवस्था है ये एनल अवस्था। साइको सोशल डेवलपमेंट मतलब मनोसामाजिक की बात करूं तो किसकी बात कर रहे हैं? पहचान बनाम भूमिका का भ्रम लोगों के अंदर बना रहता है कि समाज के अंदर मेरी कितनी चीजें हो पा रही है, क्या मैं समाज के अंदर अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। और एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत की एक अवस्था है, ये भी किसकी है? एरिक एरिक्सन, एरिक्सन के सिद्धांत है, जिसपे डिपेंड कर रही है क्या? आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट जो बात करती है किसकी? हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग की, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की बात करती है। और ये किसका है? जिन प्याजे का है दोस्तों, जो बात करता है किसकी? ऑपरेशनल स्टेज की, ऑपरेशन स्टेज की विशेषता के बारे में बात करता है जिन प्याजे। नेक्स्ट बढ़ता हूं, मोरल डेवलपमेंट। तो ये है नैतिक दुविधा का समाधान आपको देता है। इसके बाद बात करूं तो ये किसने दिया? तो कोलबर्ग्स ने नैतिकता के विकास के बारे में बात की है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि हो सकता है ये आपको उधर नाम देके और इनके नाम से मैच करवा दे। कैसे? ये पूछ ले कि एरिक एरिक्सन ने कौन सा दिया, तो आप कहोगे साइको सोशल डेवलपमेंट। यदि आपसे पूछा जाए जिन प्याजे ने कौन सा दिया, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट। और यदि आप बात करें कोलबर्ग्स ने कौन सा दिया, तो वो आपका कौन सा है? मोरल डेवलपमेंट, जो बात करता है नैतिक विकास की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो बात कर रहे हैं किसकी? आपकी ये बात कर रहे हैं क्या? क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस के अंदर करेक्ट तरीके से हमें ये लगानी है। तो सबसे पहले क्या आएगा क्रिएटिव थिंकिंग की बात करूं, तो आप कहोगे सर जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो सबसे पहले कोई भी चीज कर रहे हो तो संशोधन उसमें नहीं हो सकता, उद्भव नहीं हो सकता, उसके अंदर अंतर्दृष्टि नहीं हो सकती, मूल्यांकन नहीं हो सकता। सबसे पहले आएगी तैयारी। तैयारी हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपका आना चाहिए ए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, धन्यवाद। उसके बाद बात है बी। बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मूल्यांकन तो हम बाद में करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये भी नहीं है, काट दो इसको। तो आंसर कौन सा? तो साफ साफ पता भी लग गया मेरे को, ना जानते हुए मैं इसको टिक मार रहा हूं। फिर भी देखते हैं आप। सबसे पहले हमने बात की किसकी? तैयारी की, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या आ रही है आपके पास? तो दूसरे नंबर पे आ रही है आपकी उद्भव। बात करेंगे उद्भवन क्या होता है। तीसरे की बात करूं तो सी की, तो सी पे क्या करते हैं हम उसमें? ये तीसरे पे आ जाएगा अंतर्दृष्टि। चौथे पे क्या आ जाएगा दोस्तों? मूल्यांकन। और पांचवें पे उसमें हम क्या कर देंगे? संशोधन। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। पढ़े तो इसके बारे में ये सारी की सारी डिटेल है। करते हैं बात, आइएगा। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करूं तो क्या कहोगे? समस्या को पहचान करना, जानकारी एकत्रित करना और विषय को समझने की बात की जाती है किसमें? प्रिपरेशन, जब आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, जब मैं बात करूं उद्भवन, समस्या का अप्रत्यक्ष रूप से विचार करना और मस्तिष्क के विचारों की परिपक्व होना, मतलब पहले से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? हम उन विचारों को देखने का काम कर रहे हैं और मस्तिष्क के विचारों को परिपक्व होने तक हम उन चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि की बात करूं तो अचानक समाधान या नया विचार प्राप्त होना, एकदम से चीजें होना, तो उसको हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि। जब हम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं तो वहां हमारे दिमाग में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? अंतर्दृष्टि। अगला पॉइंट है आपका क्या? इवेल्युएशन। तो प्राप्त विचारों या समाधान की जांच करता है, कितना आपने सीखा है, और उसकी उपयोगिता और वैधता की मूल्यांकन करने का काम करता है।
ठीक है। उसके बाद बात करूं रिवीजन की, संशोधन की, तो अवस्था अनुसार सुधार करना, विचारों को बेहतर बनाने का काम यहाँ किया जाता है। जैसे आपने जो चीज बनाई है उस चीज में क्या हम और डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन चीजों को ऐड करने का काम करती है क्या, लास्ट स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, संशोधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बस देखते रहिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है जितने भी 26 में आए हैं आपके। करते हैं बात इसी प्रकार से, आपको क्या दिया है, कथन दिया है और निष्कर्ष आपको दिया है। ठीक है, तो आइएगा इनकी बात करते हैं, क्या ये बात बता रहा है। पहला पढ़ते हैं हम, व्यक्तिगत मापन के लिए प्रोजेक्ट तकनीक समय वर्णात्मक इनविटी से अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। मतलब जो चीजें व्यक्तिगत मापन है वो प्रोजेक्ट तकनीक है उससे अलग है। जो बात किसकी करती है, समय वर्णात्मक, बात बिल्कुल सही है। ये व्यक्ति का आकलन करते समय सवर्ण वर्णात्मक इनविटी में व्यक्ति के समय का वर्णन करने की अपेक्षा की जाती है। तो बात सही है। देखो इसमें समय वर्णात्मक के नाम से भी हमें क्लियर है दोनों में, तो व्यक्ति किसका काम करेगा, तो खुद को एक्सप्लेन करने का काम यहाँ करेगा। तो दोनों बात आपकी सही है। अब बात करते हैं क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो बात करेंगे। देखो व्यक्तिगत मापन के लिए इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि व्यक्ति का आकलन करते समय स्वयं, बात बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर चला जाएगा क्या, ए। तो ए आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी हल्की सी। देखो ये सारी बात आपको दे रखी है, करते हैं इस पे। पहली बात कर रहे हैं कि जो आपके पास प्रोजेक्ट तकनीक व्यक्तिगत मापन में एक तरीका प्राप्त करती है और स्वयं वर्णात्मक इनविटी से भिन्न है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट टेक्निक जो आपने पढ़ी, व्यक्ति को अस्पष्ट उद्दीपक दिए जाते हैं और इसकी प्रतिक्रिया के आधार पर क्या किया जाता है, व्यक्तिगत का आकलन किया जाता है। किसके अंदर, प्रोजेक्ट विधि में। प्रोजेक्ट विधि बता रहे हैं आपको। उदाहरण के लिए बात करें तो आपके अलग अलग टेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। दूसरी बात करूं, रीजन के बारे में बता रहा है, जो स्वयं वर्णात्मक इनविटी व्यक्ति में स्वयं अपने बारे में जानकारी देता है। ये बात भी सत्य है। क्यों, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट की हम बात करें तो व्यक्ति अपने व्यवहार, भावनाओं, व्यक्तित्व और संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय खुद देने का काम करता है। क्यों, स्वयं की बात कर रहा है ये, और इसके लिए भी आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है ये। इसके बात करूं तो दोनों एक दूसरे से जुड़ती है, इसीलिए एक दूसरे क्या ये एक्सप्लेनेशन भी है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोशिश कीजिए करने की। और बात कर रहे हैं किसकी, रचनावादी की। रचनावादी में क्या आपको यहां देखने को मिलेगा, करते हैं बात। देखिए सबसे पहली चीज, एक रचनावादी शिक्षक के तौर पर आप क्या नहीं करेंगे। आप रचनावादी शिक्षक है, आप क्या नहीं करेंगे, मतलब क्रिएटिव है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम करने का काम कर सकते हैं। तो क्या नहीं करोगे आप, पहली चीज पढ़ते हैं, अपने सीखने वाले को ज्यादा सक्रिय बनाना। क्या आप ऐसा काम करोगे, बिल्कुल करेंगे। ये कह रहा है कौन सा, नहीं, नहीं पे ध्यान देना, तो ये बात तो सही है। दूसरा पढ़ता हूं, सीखने वाले को यह मौका देना कि वो जो बताया गया उससे जो पहले जानता हो उन्हें आपस में कनेक्ट कर सके, जोड़ने का काम कर सके। तो ये भी बात सही है कि टीचर आपको वो चीज देता है कि पहले जो आपने पढ़ रखा है और अब जो पढ़ रखा है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करूं तो सीखने वाले को ऐसे लोगों के तौर पर देखना जो समझ बनाते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि यहां भी टीचर क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करने के काम कर रहे हैं। लास्ट है, सीखने वाले को पढ़ाई का ऐसा मटेरियल देना जिसमें वे जानकारी को अच्छी तरह से याद कर सके। याद कर सके, याद करने की बात नहीं है, क्रिएटिव की बात है, रिकॉल की बात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। जैसे हम बात करें, देखो इसमें दे भी रखा है, सीखने से अधिक सक्रिय बनाता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का ये सिद्धांत है पहला। इसके बाद बात करूं दूसरे की, तो रचनात्मक में नया पुराना ज्ञान जोड़ के सिखाने की काम करता है, ये भी ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का विचार, मूल विचार ये है कि विद्यार्थी स्वयं में अर्थ और ज्ञान का निर्माण करता है, ये बात भी जायज है। नेक्स्ट बात करूं तो अगले की जब हम बात कर रहे हैं तो यह मेमोरी बेस्ड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, जो आपका क्वेश्चन 4 था, ऑप्शन 4। इसमें रटने, रूट लर्निंग की बात होती है और याद रखने पे जोर दिया जाता है, और इसीलिए किसकी बात नहीं करता, ये कंस्ट्रक्टिव की बात नहीं करता, रचनात्मक की। जो ये है, ये आपकी पुरानी अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिव आपको नहीं बनाती, जो आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करती। बस क्या है, चीजों को रटी रटाई चीजों को रटना है, या फिर जो चीज टीचर ने दी है उनको पढ़ने का काम करना है। तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी कहां से आ रही है, नहीं, तो इसलिए गलत है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैच करना है दोस्तों आपको ये भी, और अच्छे से आपको मैच करना है। जो आता है, देखो सारी चीजें नहीं आ रही कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है मुझे आता क्या है, आता है उनको हम अटैच कर देंगे। सबसे पहले लिखने की असमता, मतलब लिखने में किसी को डिसेबिलिटी है, तो उसको हम किससे मैच करेंगे, उसको बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया। जो लिख नहीं पा रहा बच्चा, तो पहले का आपका होना चाहिए 2, तो पहले का 2 कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इन 2 के अंदर है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। पहला, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो करते हैं जेंडर
इनइक्वालिटी या फिर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिटीज की बात करें, लिंग पहचान की बात कर रहे हैं, तो मतलब दूसरे का आपका क्या होना चाहिए, एक। दूसरे का एक कहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आंसर हमें साफ साफ मिल रहा है कि ये आएगा। ठीक है, फिर भी हम पढ़ते हैं आगे। नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग की बात करूं तो देखो हमें एनसीटीई की बात करते हैं हम। ठीक है, ये क्या करती है, सारी की सारी मॉनिटरिंग करती है, सारी की सारी किसकी, राष्ट्रीय मिशन की। इसके बाद क्या है दोस्तों, नेशनल असाइनमेंट सेंटर की बात करूं तो वो क्या है दोस्तों, आपका परख। परख आपका नेशनल असाइनमेंट सेंटर है। जैसे हम बात करें तो हल्की फुल्की ये रही। डिसेबिलिटी की बात करूं तो वो क्या है, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी क्या है, अधिगम असमता है, जहां बच्चे को किसी ना किसी तरीके से क्या फेस करनी पड़ रही है, डिफिकल्टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोशल इमोशनल डिसएडवांटेज की बात करूं तो जेंडर इनइक्वालिटी की या आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये बात कर रहे हैं क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर पॉलिसी आई है, वो बात किसकी करती है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन और एसडीजी की श्रेणी में भी ये चीज शामिल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों की जब बात करें तो सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज में हम बात किसकी कर रहे हैं, जेंडर आइडेंटिटीज। और जेंडर आइडेंटिटीज की बात करूं तो किसमें, आपकी पॉलिसी के अंदर भी है, और दूसरा किसमें है, एसडीजी के अंदर भी शामिल है। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, इसकी बात करें तो एनसीटी है। बात करें नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग का संबंध नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन से है। तो फुल फॉर्म दोस्तों इसकी ये है क्या, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। नेशनल काउंसिल जो बात कर रही है किसकी, मॉनिटरिंग की। बात करते हैं लास्ट की, नेशनल असाइनमेंट सेंटर। तो इसकी बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये है परख। परख की बात करें तो क्या है, ये एनईपी 2020 में नेशनल असाइनमेंट सेंटर को परख का नाम दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परख का नाम किसको दिया गया 2020 की पॉलिसी में, तो वो दिया गया नेशनल असाइनमेंट सेंटर को। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ आपकी करंट की डिटेल है, ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चीजों को देखते रहिए और बहुत अच्छे से करना है हमें इन चीजों को। सीखने के सूचना प्रसारण दृष्टिकोण मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तब भी दिक्कत नहीं, जब आप इनको पढ़ना शुरू करोगे अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें, आइएगा, सीखना ज्ञान का निर्माण है, तो आपको बिल्कुल ज्ञान का निर्माण है। जब हम सीखते हैं तो चीजों को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी जो सोच है, विचार है, उन चीजों को हम बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है जी, अगली चीज, आगे हम बढ़े तो अगली बात हम करते हैं क्या, स्मृति ज्ञान का भंडार है। बिल्कुल, आप क्या करते हो, ज्ञान को भंडारण किस में करते हो, मेमोरी में करते हो, तो मेमोरी की बात भी सही है। अगली बात मैं करूं, सोचना ज्ञान का तार्किक हेरफेर है। बिल्कुल, सोचना ज्ञान का तार्किक हेरफेर ही तो है। जब हम लॉजिकली चीजों को जोड़ते हैं तो हमें क्या आता है, उन चीजों को हम जोड़ जोड़ के देखते हैं। लास्ट, यह दृष्टिकोण ज्ञान के प्रचार में वर्गीकृत नहीं करता। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीज आपको वर्गीकृत करती है, चीजों को अंदर अलग अलग डिफरेंसेस हमें बताने का काम करती है। जैसे देख लीजिए, इसमें भी हम देख लेते हैं। तो पहली बात आपकी, जब हम इसकी बात कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो पहली बात बिल्कुल सही है, कारण क्योंकि सीखने में नई जानकारी का पूर्व ज्ञान से जोड़कर ज्ञान का निर्माण किया जाता है। दूसरी की बात करूं तो सूचना प्रसारण सिद्धांत में स्मृति सूचना का संग्रहण का तंत्र माना जाता है, मेमोरी के अंदर चीजों को स्टोर किया जा सकता है। तीसरे की बात करूं तो ये बात कर रहा है सोचने का ज्ञान का तार्किक हेरफेर, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि चिंतन में संग्रहित ज्ञान, जो ज्ञान जुटा हुआ है उसके अंदर, उसका विश्लेषण, उसकी तुलना, उसका उपयोग किया जा सकता है। ये सारे के सारे काम किसमें होंगे, आपके थिंकिंग के अंदर। अगला बढ़ते हैं हम, लास्ट। लास्ट की बात करूं तो क्या कह रहा है, यह दृष्टिकोण ज्ञान के प्रकार को वर्गीकृत नहीं करता। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे के सारे वर्गीकृत तो होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। फिर दोबारा से रचनात्मक सोच पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किस किस तरीके से हमें काम करना है। आइएगा, पढ़ते हैं। आपको सर्सन और रीजन की फॉर्म में मिल रहा है। पहला पढ़ते हैं हम, रचनात्मक सोच के लिए एक निश्चित स्तर बुद्धिमत्ता का आवश्यकता होती है। रचनात्मक सोच के लिए एक निश्चित बुद्धिमत्ता की आपको जरूरत पड़ती है। क्या ऐसा होता है, ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। एक रचनात्मक सोच के लिए आपका कुछ ना कुछ चीजें वो फिक्स होनी चाहिए, मतलब इतना आईक्यू लेवल होना चाहिए, इस तरीके से चीजें करनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्र में जरूरी नहीं कि रचनात्मकता भी हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। हो सकता है उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है बट वो क्रिएटिव नहीं है, दोनों बातें हो सकती है। क्या दोनों रिलेट करती है, तो लगाते हैं देखो। क्योंकि रचनात्मक सोच के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्र जरूरी नहीं कि रचनात्मक हो सकते, बिल्कुल अलग है दोनों बात। वो रचनात्मकता की बात कर रहा है और ये नहीं होने की बात कर रहा है, तो दोनों बातें अलग हैं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, क्योंकि ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, करते हैं इसकी बात, देखो क्या है। रचनात्मक सोच के लिए निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, तो ये बात बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही बात ये इसने दे रखी है। चलिएगा बात करते हैं अगली।
बिना बुनियादी बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति के नए विचारों का प्रभावी निर्माण नहीं किया जा सकता। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रीजन की बात करूं तो उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्र जरूरी नहीं कि रचनात्मक हो सके, ये बात भी सही है। कैसे? जो हमने बात की कि उच्च आईक्यू का अर्थ यह मानना नहीं है कि व्यक्ति क्या होगा, रचनात्मक होगा। जरूरी नहीं है आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे। जब हम बात करूं तो कई आध्यात्मिक या अत्यधिक बुद्धिमान लोग यह रचनात्मक हो सकते हैं, जबकि मध्यम और उच्च बुद्धिमत्ता वाले भी अत्यधिक रचनात्मक हो सकते हैं। हो सकता है जो बच्चों का आईक्यू लेवल कम है तो हो सकता है वो भी क्रिएटिव हो, चीजों को अच्छा बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिनका आईक्यू है वही करेंगे ये चीजें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चीजों को ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है ये? कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र के शैक्षणिक उद्देश्य में निम्न स्तरीय कौशल को उच्च शैक्षणिक स्तर के क्रम में लगाइएगा। ठीक है जी, बात करेंगे हम इसकी जरूर। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, अपने आप चीजों को जोड़ने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले क्या आएगा आप खुद सोचो। तो देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट। और किसकी है ये? तो ये ब्लूम की कोग्निटिव डेवलपमेंट है। इसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आता है? तो आप कहोगे सर सबसे पहले पे आती है नॉलेज, बात सही है। दूसरे पे क्या आता है? आपको सर कॉम्प्रिहेंशन आता है। तीसरे पे बात करूं तो आपको सर एनालिसिस आता है। चौथे पे क्या आता है? आपको सिंथेसिस आता है। और पांचवें की बात करूं तो क्या आता है? इवेल्युएशन। तो ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है किसकी? ब्लूम टैक्सोनॉमी। कब आई थी? 1956 में। ठीक है दोस्तों, और 1956 में आई। तो देखो इस पे हम बात भी कर लेते हैं हल्की सी। यदि मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखना एक बार आंसर क्या होगा। सबसे पहले डी आएगा, तो मतलब डी सबसे पहले होना चाहिए। तो डी आपका कहाँ है? एक में ही है। आंसर आपका बन भी रहा है वैसे तो दो दो ही आंसर बनेगा, लेकिन हम देख लेते हैं ये कौन सा था। तो आप कहोगे सर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो यहाँ लिखा गया है। इसके अलावा दो चीज और है आपका, अफेक्टिव अफेक्टिव डेवलपमेंट, ये भी देख लीजिए, डोमेन। और इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक और होता है इसके अंदर, साइकोमोटर। साइकोमोटर, तो इनकी भी स्टेज आपको ध्यान रखनी है। इनकी स्टेज हम ध्यान रखें तो दोस्तों देखिए क्या इसके अंदर, तो हम बात करते हैं आर स्क्वेयर VOC, और इसमें हम बात करते हैं IM पेन। तो इनकी हम बात करते हैं IM पेन। तो देखो दोस्तों क्या होता है, आर स्क्वेयर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलबिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी बात करूं साइकोमोटर में तो आपको पहले हम क्या करते हैं, इमिटेशन, फिर क्या करते हैं उसका मैनिपुलेशन, फिर क्या करते हैं हम उसका प्रिसीजन, फिर क्या करते हैं उसको आर्टिकुलेशन, और लास्ट में क्या आएगा उसका नेचुरलाइजेशन। तो ये सारी की सारी स्टेज है आपकी किसकी? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की कब आई थी? 1956 में आई थी। ठीक है दोस्तों, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है किस पे काम करती है, तीन लेवल पे। किस पे? कॉग्निटिव पे, अफेक्टिव पे एंड साइकोमोटर पे। धन्यवाद। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा आगे, आंसर बनेगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी चीजों को ध्यान से कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण अधिगम के लिए कंटेंट, टेक्नोलॉजी एंड शिक्षण पद्धति के मानक तय करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो किसको ये सारी की सारी प्रोसीजर के लिए चीजें दी गई हैं? तो देखो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म बिल्कुल है, ये हो सकता है बिल्कुल आपकी। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बात करूं तो आपकी शैक्षणिक संचार संघ को कभी नहीं दी जाएगी ये बात, और इग्नू को तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो आंसर भी हमें साफ साफ पता लग रहा है कौन सा है, फर्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिक मंच। जैसे हम बात करें ये रहा। देखिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखी है, तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे चीजों को। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं। जो ये काम दे रखा है किसको? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म को ये सारी चीजें दी गई है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म NETF की स्थापना की जानी है, जो शिक्षा के प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देगी ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण अधिगम के लिए कंटेंट टेक्नोलॉजी पेडागोजी के मानक तथा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसमें हम बात करें क्या, डिजिटल शिक्षा को ये प्रोत्साहित करेगी। इसके बाद बात करूं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का काम करेगी, शिक्षक एवं संस्थाओं को तकनीकी की सहायता प्रदान करने का काम करेगी, और ऑनलाइन शिक्षण के मानकों को विकसित करने का काम करेगी ये। अब बात करूं दूसरी इसके अंदर जो दे रखी थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जब हम इसकी बात करें तो ये क्या बात कर रही है? ये भी एक अंग है इसका जो रिसर्च पे काम करता है, और यह शैक्षणिक तकनीक सामग्री को विकसित करता है। लेकिन NEP में मानक तय करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? तो मुख्य जिम्मेदारी है किसकी? आपकी NETF की। तो ये सारी की सारी चीज उनको दे रखी है, बट ये काम किस पे कर रही है? ये रिसर्च के लिए भी काम कर रही है, तो इसलिए ये ध्यान रखनी है। इसकी बात करूं तो इसमें हम देखें तो उच्च शिक्षा में ई करंट के और शैक्षणिक
प्रसारण से जुड़ा हुआ है ये। और एनईपी 2020 में यह विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसको भी जिम्मेदारी नहीं दी गई, हटा दिया गया चीजों को। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है दोस्तों, एक ओपन डिस्टेंस की आपकी एक क्या है, यूनिवर्सिटीज है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यह एक डिजिटल शिक्षण प्रदान करती है परंतु राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने की जिम्मेदारी नहीं रखती, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये सारा का सारा काम किसका है, तो आप कहोगे NETF। डन बात, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बस चीजों को ध्यान से करता रहिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आते हैं, ध्यान देना, योजना बनाना, भूलना, अंदाजा लगाना, दिन में सपने देखना वगैरह की बात, इन सब की बातचीत कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, रोजमर्रा की बातें हैं सारी, और लोग इनका जिक्र करते हैं, इन सभी का जिक्र करते हैं, तो उसको क्या हम बोलते हैं, इनमें से क्या चीज आपकी आएगी, तो क्या वो प्रचार कर रहे हैं, ये चीजें सोच के आपको कोई ऐसा तो नहीं है सर प्रचार तो नहीं कर रहे, वो खुद बात कर रहे हैं। देखना एक बार फिर दोबारा पढ़ लो, रोजमर्रा की बातचीत में जब लोग ध्यान देना, योजना बनाना, भूलने, अंदाजा लगाने, दिन में सपने देखना, इस तरीके की जब चीजें कर रहे हैं तो प्रचार तो नहीं हो सकता। ठीक है, संज्ञानात्मक अवधारणा, कॉग्निटिव कंसेप्ट हो सकता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है जो आपके दिमाग में बन रही है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। नेक्स्ट बात करूं तो ये मिस इन्फॉर्मेशन देता है, आपको गलत जानकारी देता है, ये बात तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम काम कर रहे हैं उस पर। नेक्स्ट, जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी, तो जानकारी थोड़ी ना फैला रहे हैं हम, तो खुद पे ही बात कर रहे हैं, खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, तो दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, बी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें इसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं चीजों को, देखिएगा। जब हम कॉग्निटिव की बात करें, कॉग्निटिव की संज्ञान की बात करें, तो सोचते हैं हम इसके अंदर सीखने का काम करते हैं, मेमोरी की बात है, अटेंशन की बात है। ठीक है, इसके अंदर समस्या का समाधान किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं, और ये सभी प्रकार की क्रियाएं कैसी होती है, सारी की सारी मानसिक क्रियाएं होती है जो आप करते हो दिमाग से, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोपेगेंडा, इसको बोलते हैं हम प्रचार। प्रचार में क्या होता है, लोग अपनी राय व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जानकारी प्रसारित करते हैं, लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात की ही नहीं गई, ये तो मन मन की बात थी जो आप कर रहे थे। इसके बाद लेफ्ट पे पढ़ते हैं हम, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अनजाने में फैलाई गई क्या जानकारी, तो हम जानकारी थोड़ी ना फैला रहे हैं, हम तो क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ खुद से बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करूं मैं, क्या बात कर रहा है ये, डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी होती है, आपको होगी बिल्कुल नहीं सर, ये तो बात कर रहे हैं इंसान खुद से, तो जानबूझकर गलत नहीं फैला रहा है वो। इसके अलावा ये ध्यान, स्मृति, योजना आदि की मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जानकारी धक्के से फैलाया जा रहा है, तो वो मानसिक नहीं है, वो उसका क्या है, शारीरिक है, उसका व्यवहार ऐसा है, वो दिमाग से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ क्लियर किया, वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रोपोगेंडा क्या होता है, मिस इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बाद जानबूझकर फैलाई गई चीजें क्या होती है, एक एक चीज पे हमने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी 2020 की नीति के बारे में बात कर रहा है, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विजन के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यांश को सही क्रम में लगाना है। सही क्रम में ये चीजें आपको लगानी है, 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी बात कर रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करें हम, तो देखिए, बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति जागरूक, ये तो नहीं हो सकता पहला। दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे जाएं तो आप कहोगे भारतीय मूल्य और संस्कृति पर आधारित शिक्षा, बिल्कुल ये शिक्षा की तो बात करता है, ऐसा है, तो मतलब बी तो आपका पहले आना चाहिए, तो बी ये रहा। उसके बाद डी, क्योंकि बी के बाद डी भी होना चाहिए या सी होना चाहिए, एक है, दो में है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी आपके पास दो है, इनको लगाते हैं अपन। देखो एक पता लग गया हमें। बी के बाद डी की बात करूं, डी क्या कह रहा है, भारत में एक न्यायपूर्ण जीवांत समाज की बदलने की, ये भी बात करता है, मतलब ये बात आपकी दूसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि चीजें जब आप पढ़ोगे, पढ़ने से ही आपके अंदर क्या होगा, ज्ञान, जीवांत चीजें बढ़ेंगी। इसके बाद हम बात करें, मतलब बी के बाद आपका क्या आ रहा है, डी। बी के बाद डी नहीं है, यहाँ सी है, काट दो इसको। आगे बढ़ते हैं, सी की बात करूं, देखो जैसे ही ज्ञान आएगा तो उसके बाद आपकी क्या चीजें विकसित होंगी, तो आपको हमारे मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी सम्मान की भावना बढ़ जाएगी, तो मतलब सी आएगा उसके बाद। इसके बाद में बात करूं तो अब दुनिया की बदलती हम चीजों को जागरूक हो जाएंगे, और सबसे लास्ट में हम चीजों को क्या करेंगे, सीखने वाले भारतीय होने के प्रति हमारा क्या होगा, गर्व पैदा होगा अंदर से। तो सबसे पहले क्या आया, अपनी एजुकेशन पॉलिसी संस्कृति पे आधारित है। दूसरी बात करूं तो ये बात किसकी करेगी, तो भारत में न्यायपूर्ण और जीवांत समाज लाने की बात करेगी। तीसरी की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य और संविधान के प्रति सम्मान कराएगी ये। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो बात कर रहा है ए, तो बदलती दुनिया में हमारी भूमिका के बारे में पता लगेगा। और सबसे लास्ट की बात करूं तो सीखने वाले भारतीय होने की गर्व महसूस कराता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई है, ये सारी की सारी बातें आपको दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजों को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं बात, कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग है, कौन कर सकता है कॉन्सेप्ट मैपिंग,
क्या होती है कॉन्सेप्ट मैपिंग? तो बात ये है कि जब आप अलग अलग तरीके की चीजें बना के पढ़ते हो, अलग अलग चीजें, तो वो क्रिएटिव होती है। तो जोड़ने का काम करना क्रिएटिव कहाँ से है चीजें, ज्ञान को व्यवस्थित करने का काम करती है। तो चीजों को देखिएगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग पहला पढ़ते हैं हम, ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिंग, ग्राफ देखो ग्राफ आ गया ना, कॉन्सेप्ट मैपिंग ग्राफ की बात कर रहा था, मतलब पहले का क्या होगा, एक है कहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर ही मिल गया आपको वैसे डायरेक्ट एक से ही। ठीक है, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। 5E बेस्ड प्लान, प्लान की बात करूं तो कंस्ट्रक्टिव होगी चीजें। ठीक है जी, बात करूं आगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्लानिंग पर आधारित है, तो तीसरे का आपका क्या, बिहेवियर दृष्टिकोण की ये बात करता है, तो मतलब सी का बनेगा आपका 4। यूनिट प्लान की बात करूं तो उसके अंदर आपकी सारी विषय वस्तुएं होती हैं, तो इसमें हम बात करते हैं विषय वस्तु की व्यवस्थित जानकारी हमें देखने को मिलती है, तो वो आपका हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं हल्की सी, देखिएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग की हम बात करें तो ग्राफिकल टूल्स है ये, जो ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज की ये बात करता है। और इसमें हम बात करें तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और, कॉन्सेप्ट मैपिंग ज्ञान को व्यवस्थित और प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का टूल है, ये चीजों को ग्राफ की फॉर्म में आपको दिखाने का काम करता है। बात करूं नेक्स्ट, 5E बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ये कैसी है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ये रचनावादी दृष्टिकोण है ये। 5E मॉडल, 5E मॉडल क्या है, देखिएगा ये क्या है, ये इंगेज करता है सबको, उसके अंदर लाने की बात करता है, एक्सप्लोर करता है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा जानने की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट कर रहा है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताने की बात कर रहा है, और इवेलुएट करने की बात कर रहा है। तो ये 5E आपको ध्यान रखने हो सकता है आगे भी आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्या है, पहला है इंगेज करता है, दूसरा बात कर रहा है एक्सप्लोर, तीसरा कर रहा है एक्सप्लेन, चौथा कर रहा है इलेबोरेट, और पांचवा कर रहा है क्या, इवेलुएट। तो ये सारी की सारी चीजें रचनात्मक शिक्षण पर आधारित है, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्लानिंग बेस्ड ऑफ लेसन, इसकी जब मैं बात करूं तो ये किसकी है, तो आप कहोगे बिहेवियरिस्ट अप्रोच है सारी की सारी। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की जब बात करें तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत व्यवहारवाद से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूनिट प्लान, तो ये क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को बढ़ी हुई को हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लान। कब क्या पढ़ाना है, क्या चीजें करनी है, वो सारी चीज इसके अंदर आएगी। तो इसकी बात करें तो यूनिट में विषय वस्तु को व्यवस्थित से क्रम के अंदर क्रमबद्ध किया जाता है, तो सारी चीजों को एक क्रम के अंदर लगाने का काम किया जाता है, किसमें, यूनिट प्लान के अंदर। ठीक है दोस्तों, आइएगा बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और बड़े ध्यान से चीजों को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए करते हैं शुरुआत, कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से हम किस किस की बात है वो सही है उस पर हमें काम करना है, क्योंकि सही कथन के बारे में पूछ रहा है। पढ़िएगा, सीखने वाले की जांच परख शिक्षण के इंटरेक्टिव चरण में की जाती है। इंटरेक्टिव चरण क्या होता है दोस्तों, जो आपके अंदर चीजें चल रही है उसी टाइम क्या बच्चे को सीखने की परख की जाती है। तो आपको भी बिल्कुल बात जायज है सर, जब हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ ही ये चीजें की जाती है। ठीक है बात, अगला पढ़ते हैं हम क्या कह रहे हैं, देखिएगा जब हम अगले पे जाए तो सीखने वाले को फीडबैक और टेस्टिंग शिक्षण के पोस्ट एक्टिव चरण में होती है, पोस्ट होता है होने के बाद। तो एक बात बताओ, जब सीखने वाले की जब हम फीडबैक की बात करें तो कब लिया जाएगा, स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो आप कहोगे सर लास्ट में, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, पोस्ट एक्टिव। तो पोस्ट एक्टिव मतलब दूसरा भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, लक्ष्य और कंटेंट तय करना शिक्षण का पोस्ट एक्टिव है, मतलब लास्ट में कंटेंट तैयार करते हो आप उनको बताते हो। आपको भी नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, काट दीजिए इसको, मतलब सी नहीं होगा, ए और बी होगा, सी नहीं होगा, सी काट दो, सी काट दो। इसमें है बात, देखते हैं अभी आगे हम। नेक्स्ट डी पे जाते हैं, सही टेस्टिंग टूल्स का चुनाव शिक्षण के पोस्ट एक्टिव चरण में होता है, पोस्ट नहीं प्री एक्टिव में होता है, जब आप शिक्षण करते हो उससे पहले हम ये काम करने का काम करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बात आती है ई पे, शिक्षण की रणनीतियों के बारे में फैसला शिक्षण के पोस्ट एक्टिव चरण में लिया जाता है। तो आप कहोगे हाँ, शिक्षण की राजनीतिक के बारे में फैसला शिक्षण के पोस्ट एक्टिव चरण के अंदर ही आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। प्री पोस्ट एक्टिव क्या है, तो देखिए ये बात आपको बता रहा है प्री एक्टिव। प्री एक्टिव के अंदर बात करूं तो क्या क्या चीजें होंगी, तो आपको कहोगे सर इसके अंदर उद्देश्य का निर्धारण किया जाएगा, विषय वस्तु का चयन किया जाएगा, शिक्षण नीतियों का चयन किया जाएगा, और इसमें मूल्यांकन के जो उपकरण है वो, मतलब पढ़ाने से पहले हम क्या क्या यूज करेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप उद्देश्य निर्धारित करोगे, दूसरा विषय वस्तु का चयन भी करोगे, तीसरा रणनीति में चयन करोगे। देखो इसीलिए गलत हुआ आपका लास्ट ऑप्शन, क्योंकि ये दे रहा है सही हुआ है, रणनीति कब होती है ये, पोस्ट एक्टिव। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन भी होता है। इंटरेक्टिव स्टेज, अंत्य क्रिया का चरण, इसमें हम बात करें तो वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी की प्रतिक्रिया का निदान किया जाता है, जब आपकी टीचिंग चल रही है उसी दौरान ये चीजें होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम,
पोस्ट एक्टिव में क्या करते हैं हम? टेस्टिंग करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फीडबैक देते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। कब? पोस्ट एक्टिव के अंदर ये सारी बातें आती है। डायग्नोसिस की बात करें तो देखना दोस्तों, शिक्षण के दौरान शिक्षक विद्यार्थी की कठिनाइयों और समझ को निदान करने का काम करता है। तो वो कब होता है आपका? तो वो इंटरेक्टिव के अंदर होता है, जब आप चीजें पढ़ा रहे हो तभी दिक्कत आ रही हो, दिक्कतों को दूर करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, पोस्ट एक्टिव में दूसरे की बात करूं तो ये शिक्षण, मूल्यांकन और फीडबैक दिया जाता है, तो बात ये भी सही है। फिक्सिंग ऑफ गोल की बात करूं तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि लक्ष्य, गोल, विदेश कंटेंट ये सारे के सारे प्री एक्टिव स्टेज में होते हैं, ना कि पोस्ट एक्टिव में, तो इसलिए गलत है, आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण उपकरण का चयन उपयोग पोस्ट एक्टिव चरण से संबंधित माना जाता है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा चीजों को और करने की कोशिश कीजिए, आएगा क्या। देखिए, इनमें से कौन सी व्यवहारिकता क्षमता को सीखने के लिए भावनात्मक पक्ष मतलब अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। जब हम बात करें ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात करें तो उसमें हमने 3 स्टेज देखी थी। पहली थी तो ये कोग्निटिव, दूसरी कौन सी पढ़ी थी? अफेक्टिव, तीसरी हमने पढ़ी थी दोस्तों क्या? साइकोमोटर। ठीक है, ये 3 पढ़ी थी दोस्तों। कोग्निटिव में हमने बात की थी नॉलेज की, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन, इन सब की बात की इसके अंदर। ठीक है जी, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है देखना, ये डिपेंड करती है किस पे? अफेक्टिव डोमेन पे। अफेक्टिव डोमेन ये है जिसमें हमने क्या पढ़ा था? आर स्क्वायर VOC आते हैं इसमें। आर स्क्वायर में क्या था? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलविंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ मिल रहा है? तो आपको सर यहाँ मिल रहा है हमें करेक्टराइजेशन। ठीक है बात। इसकी बात करें तो ये था आई एम पेन, तो इसकी भी बात दोबारा कर लो एक बार आप। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए ये दो जो है ये किसकी है, तो आप ये कहोगे ये किसकी है? कोग्निटिव की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कोग्निटिव डोमेन की बात है, दोनों की दोनों। तो कुछ भी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, वो ध्यान आपको एक एक चीज रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। डन, ये यहाँ फाइनल है। चलिए जी, आपका यहाँ होता है कंप्लीट। तो हमने बात की कब? जब आपका 1 जनवरी 2026 की, 2026 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के, उन सभी की हमने बात कर ली है। ठीक है, आप जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, आप जुड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हम एक एक यूनिट पे सारी की सारी पे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।